एक ऐसा लड़का जिसको पढ़ने का भी हक नहीं था, पर उसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और जो कास्ट सिस्टम है उसको जड़ से मिटा डाला। वन एंड ओनली हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आज हम उस महान आदमी के इंस्पायरिंग जर्नी को देखेंगे। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूथ रिवॉर्ड। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले उनके सबसे बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर लिए, तो वो कहाँ से थे, कैसे थे, मतलब क्या क्या। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में महुआ एमपी में हुआ था और उनकी माता का रामाबाई और उनके पिता का रामजी मालूजी सकपाल था और उनका ओरिजिनल सरनेम सकपाल था, पर उनके स्कूल में अम्बावेडकर था, पर उनके टीचर्स ने मिलकर उनके अम्बावेडकर से अम्बेडकर में शिफ्ट कर दिया था और वो एक महार कास्ट से यहाँ बिलोंग करते थे जो उस समय के अनटचेबल या फिर अछूत माने जाते थे। पर वो क्या करे, उस समय के अछूत कहलाए जाने की वजह से वो बाकी बच्चों के साथ खेल नहीं पाते थे, मतलब काफी हट के रहते थे, या फिर अछूत माने जो जिसका पानी भी नहीं पी सकते, मतलब चेहरा भी नहीं सामने आना चाहिए। उस समय के समाज था, पर वो सब भी जानते थे कि ये गलत हो रहा है। पर वो क्यों महान बनते थे, इसलिए कि हम इस अनटचेबल्स को अपने नीचे ही रखें। वो ये सब कैसे करते हैं, धर्म पुराण मतलब ऐसे ऐसे चीज बता के करते वो राज, पर वो भी जानते थे कि ये सब गलत हो रहा है। अगर कोई आगे भी आता था उनकी मदद करने तो पर उनको भी दबा दिया जाता था। और जब उनका एडमिशन तो उनको पाठशाला के अंदर भी नहीं बैठने जाता, वो बाहर चटाई या फिर बोरे बिछा कर बैठा करते थे। लेकिन तब भी उन्होंने हार नहीं माना। इतना पढ़े कि वो 32 डिग्रियां प्राप्त की अपने जीवन भर में और 1907 में उन्हें मैरिट पास किया, मतलब 10 पास, और 1912 में उन्होंने बीए किया, वो भी इंडिया से। और ऐसे ही जाके यूएसए में पीएचडी इन इकोनॉमिक्स और एमए किए थे और लंदन में जाकर उन्होंने एमएससी और डीएससी किया था। उस समय उनके पास 5 मेजर डिग्रियां थी और इसी तरह वो पहले व्यक्ति बने जो फॉरेन में जाकर पढ़ा था। और यही नहीं, कार्ल मार्क्स के साथ उनके लंदन में पोर्ट्रेट लगा था और नोबेल प्राइज से सम्मानित अमर्त्य सेन उन्हें इकोनॉमिक्स में फादर मानते थे। और जब वो 21 साल के हुए तब तक उन्हें सभी धर्मों का ज्ञान और 9 भाषाओं का ज्ञाता थे और 32 डिग्रियां भी अपने जीवन काल में प्राप्त किए थे। और इतना ही नहीं, जब वो वापस आए विदेश से तो वो चपरासी उनको फाइल फेंक के देता था क्योंकि वो अनटचेबल थे। इससे अच्छा तो वो फॉरेन में रहे। और यही सब देख के कहते थे कि मैं इक्वलिटी ला के रहूंगा, क्योंकि जब मैं इतना पढ़ा लिखा हो सकता हूँ तो जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मेरे समाज के साथ कैसा होगा। और ऐसे ही 1927 में उन्होंने वाटर के लिए संघर्ष किया अपने साथियों के साथ और 1930 में टेम्पल में हमें प्रवेश मिलना चाहिए, उसके लिए संघर्ष किया। और 1932 में एक किरण नजर आई पूना पैक्ट के जरिए, जो अनटचेबल्स जो उस समय के अनटचेबल थे उन्हें लेजिस्लेटिव में उन्हें आने का मौका मिला। आजादी के समय इंडियन फ्लैग में जो अशोक चक्र लगा है वो उन्हीं का देन है। और ऐसे ही चलते चलते 1947 में, मतलब आजादी के टाइम, वो लॉ पुरुष भी बन गए और 25 नवंबर 1949 को वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर में मतलब फ्रंट लाइन दे दिया। और 25 नवंबर 1949 को उन्होंने फाइनली ड्राफ्ट कंप्लीट कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन का और राजेंद्र प्रसाद को दे दिया। और कुछ दिनों बाद ही 26 जनवरी 1950 को वो फाइनल ड्राफ्ट लागू कर दिएगा संविधान के रूप में। मेन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये था कि अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत खत्म करना, इक्वालिटी ला, और जो गरीब थे जो 12-12 घंटा काम करते हैं उनको घटा के 8 घंटा कर दिया गया। और SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन भी। और इसमें एक चीज और ऐड किया गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होता है वो तो आप जानते होंगे। आपको मतलब आपके पास पूरा हक है, क्योंकि आप इंडिया में रहते हैं या फिर इंडिया के लोग हैं, तो आपके पास पूरा हक होना चाहिए कि आप मतलब आवाज उठा सकें। और लड़कियों के लिए भी कुछ किए, जैसे राइट टू एजुकेशन लाए। पहले लड़कियों को पढ़ने का भी हक नहीं था, अब उनको पढ़ने का हक आ गया, राइट टू एजुकेशन। और जैसे प्रॉपर्टी में इक्वालिटी होना चाहिए, मतलब जैसे हिंदू कोड बिल लाए जिसमें आपको डिवोर्स मिल सकता है। आप चाहे तो डिवोर्स, पहले डिवोर्स लेना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था, अब आपके लिए ईजी होगा, डिवोर्स ले सकते हैं हिंदू कोड बिल के जरिए। और आपके जो आपके भाई बहन होते हैं, माता पिता का जो प्रॉपर्टी होता है उसमें आपका भी बराबर अधिकार होगा। और अपने मरने से पहले 14 अक्टूबर 1956 में हिंदुइज्म को छोड़ के बुद्धिज्म अपना लिए करोड़ों लोगों के साथ। और उसमें ज्यादा कुछ नहीं, 22 खंड थे। मैं आपको लाइन वाइज लाइन बताता हूँ कि उन्होंने क्या कहा था। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, मैं ब्रह्मा और कृष्ण को भगवान नहीं मानूंगा, मैं और गरुड़ और गणेश जैसे देवताओं को नहीं मानूंगा, और मैं ईश्वर के अवतार पर विश्वास नहीं करूंगा। और उन्होंने कहा कि बुद्धा धम्मा ही इंसानियत का रास्ता है। और मैं छुआछूत को बिल्कुल नहीं मानूंगा, और कहा हिंदू धर्म के मैं रिचुअल्स को भी नहीं करूंगा। और उन्होंने कहा कि पूजा पाठ जैसे रिचुअल्स को मैं नहीं करूंगा, और मैं ब्राह्मण को गुरु मान के उनको अंधभक्ति नहीं करूंगा, और मैं बुद्धा धर्म में विश्वास रखूंगा, और मैं पंचशील को फॉलो करूंगा और शांति के मार्ग पे चलूंगा, और मैं करुणा के साथ जीऊंगा, और मैं सच और न्याय के साथ दूंगा, और मैं चोरी झूठ और नशे से दूर रहूंगा, और मैं सबको बराबर समझूंगा, और मेरी नजर में सभी कोई एक समय, ना ही कोई छोटा है ना ही कोई बड़ा है, और मैं बुद्धा के धम्मा के हिसाब से जीऊंगा। और इसी तरह हमारे
डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इस बात को खत्म कर दिया और बुद्ध धर्म को अपना लिया। और आसान शब्दों में कहूँ तो जात पात चोर काट जैसे काम नहीं करूंगा और बुद्धा के धर्म और इंसानियत की तरह व्यतीत करूंगा। और वो ये सब कहने के बाद 26 दिसंबर 1956 को उनके देहांत हो जाती है मेडिकल इशू के कारण। इन्हीं सब कारणों की वजह से उनको दलित समाज उनके लिए भगवान है, वो भगवान से भी ऊपर है और अपना आइडियल मानते हैं। और वो ये सब करने के बाद 37 सालों बाद 1990 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ऐसा महान आदमी हमारे दलित कास्ट में पैदा हुए जो हमारे दलित भाइयों बहनों को आगे बढ़ाने में प्रेरित किया। और वो ना होते तो इस समय आज दलित का समाज अभी ऐसा ना होता। और मैं कहना चाहूंगा इस ग्रेट आदमी से आप कुछ सीखिए, बहुत उन्होंने किया। जैसे उन्होंने किताब है एनालिसिस ऑफ कास्ट, इसमें आपको मतलब कास्ट कैसे खत्म करना, कास्ट जैसे एक जो बीमारी होता है ना वैसे ही हम लोग को हो गया है। जो जिसको शुगर का बीमारी होता है तो वो जल्दी छूटता नहीं है, वैसे ही है ये कास्ट। जो जब तक ये कास्ट नहीं खत्म होगा तब तक यहाँ इक्वालिटी आ नहीं सकता। पर उन्होंने कहा था ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है, अगर इनको चलाने वाले अच्छे होंगे ना तो कास्ट सिस्टम में लोग सबको इक्वालिटी पक्का है। और मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत कुछ मिस किया, पर मैं जानता हूँ कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता था। क्योंकि इतने महान आदमी के बारे में बहुत कुछ बातें हैं जो अभी मैं नहीं बता सकता, पर मैंने जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा या फिर इम्पोर्टेंट जो था मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हम इस जर्नी में आपके साथ जाना चाहते हैं और हमारे ये छोटे चैनल को आपको सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।